तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारे वेक्टर अलजेब्रा सीरीज का 7th वीडियो है और आज इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे है। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं एज पर द क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे कहा गया है एक्स वाई प्लेन में हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सारे एक्सेसेस को बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि ये हमारा जो एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल वाला, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाला वाई एक्सिस एंड ये वाला जेड एक्सिस। वेक्टर की टर्म्स में आप एक्स एक्सिस को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई को आप जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जेड को के कैप से, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि एक्स वाई प्लेन में हमें ये वेक्टर चाहिए, तो यानी कि जो भी वेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है अगर इस प्लेन के अंदर कोई वेक्टर लाई कर रहा होगा तो उसके पास कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा एक्स जेड एक्सिस का, यानी कि के का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इससे में एक चीज तो क्लियर हो गई कि के कैप के आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो हमें कहा गया यूनिट वेक्टर निकालने के, तो सबसे पहले हम एक वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर वेक्टर मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। अब हमें इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखते हैं तो हम उनके कंपोनेंट्स को एल एम और एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एल एम एन की फॉर्म में। अब ये एल एम एंड एन क्या है? ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। दे आर द डायरेक्शन रेशियोज। आपने अगर पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए एल एम एन। अच्छा, अगर आपको एक और बात इसके लिए पता होनी चाहिए कि एल एम एंड एन को हम कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप एंड कॉस गामा के कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। अब देखिए हमें खुद इन्होंने कहा है कि जो एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। कॉस अल्फा हमें कितना बताया गया है? कॉस 30 डिग्री, ठीक है, एंगल हमें हमारे पास गिवन है। एंड कोस 30 हमें पता है कि कोस 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, राइट। तो एक वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई है √3/2, ठीक है। कोस बीटा के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम इसको फिलहाल के लिए ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि यहाँ पे के कैप का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कि ये जो एन है ये कहीं ना कहीं जीरो के इक्वल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोस गामा शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। अगर कोस गामा जीरो है तो हम कह सकते हैं कि गामा क्या है? कोस इनवर्स जीरो, एंड कोस इनवर्स जीरो का मतलब हो गया 90 डिग्री, राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंगल भी निकाल दिया एंड इवन हमें टर्म तो पता ही है कि जीरो होना, तो जीरो के कैप हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये √3/2 आई कैप प्लस कॉस बीटा प्लस जीरो के कैप हो गया। अब हमें कॉस बीटा निकालना है। अब कॉस बीटा निकालने के लिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस बीटा का होल स्क्वायर ये हमें निकालना ही है एंड कॉस गामा की वैल्यू यहाँ पे जीरो गिवन है, ठीक है। तो इसके हेल्प से अगर हम कॉस बीटा को निकालेंगे तो कॉस बीटा हमारे पास निकल कर आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हमारे पास निकल के आएगा 1/4, यानी कि कॉस बीटा हो गया हाफ, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू भी निकल के आ गई है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था वो है √3/2 आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस जीरो के कैप। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, मुझे आपका आंसर देने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत खुशी होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है, इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दो पॉइंट है पी एंड क्यू। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है x1 y1 एंड z1। वहीं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है x2 y2 एंड z2, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया है कि इसके लिए स्केलर कंपोनेंट निकालो। स्केलर कंपोनेंट का मतलब हो गया एज इट इज हमें यहाँ पे तीनों एक्सिस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एंड आपको पता है कि कभी भी दो पॉइंट के थ्रू हमें कोई नया कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल वाली अप्रोच लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो आंसर आएगा वो आएगा x2 माइनस x1, ठीक है। सिमिलर वे में y वाले के लिए हो जाएगा y2 माइनस y1 एंड z वाले के लिए हो जाएगा z2 माइनस z1, ठीक है। काफी इजी था। अब वेक्टर वाले की बात करते हैं, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर फॉर्म करना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम वेक्टर यहाँ पे बना देते हैं पहले पी क्यू वेक्टर। तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हम कह सकते हैं ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 जे कैप। फिर ऐसे लिख सकते हैं z2 माइनस z1 ए कैप। राइट। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर अगर आपके पास गिवन हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि अंडर रूट में आई कैप जे कैप एंड के कैप के जो भी कंपोनेंट है हम इसका स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच का यूज करेंगे एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इसके डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि किसी भी ग्राफ पे ऊपर वाला पॉइंट होता है नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, लेफ्ट वाला हमारे पास वेस्ट होता है एंड राइट वाला हमारे पास ईस्ट होता है। ठीक है, तो हम लड़की की मूवमेंट देखें, हम मान लेते हैं कि लड़की ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट करा होगा। पहले ये यहाँ से मूव करते हुए वेस्ट की तरफ गई। ठीक है, यहाँ पे हमको बोला गया है कि शी वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ से वेस्ट की तरफ गई, 4 किलोमीटर का इसने ट्रेवल किया। राइट, 4 किलोमीटर का ट्रेवल करा, यानी कि हम इस पॉइंट को कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा -4,0। राइट, एज पर द ग्राफ। ठीक है, तो -4,0 हो गया। अब उसके बाद इस लड़की ने क्या करा, यहां से ये गई है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी कि हमको कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट गिवन है 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ऑटोमेटिकली ये जो दूसरा वाला होगा ये हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें 60 डिग्री वाले से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। ओके, ये हमारे पास ईस्ट था। चलिए, अब यहाँ पे जो लड़की ने ट्रैवल किया है ये हमारे पास गिवन है 3 किलोमीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें ये फाइनल पोजीशन है लड़की की। अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हैगा उसको ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं अगर हम नेमिंग कर दे तो इसको हम ओ कह देते हैं, इसको हम पी कह देते हैं, इसको हम क्यू कह देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ओ क्यू वैक्टर निकालना है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास ओ क्यू वैक्टर है, हमें ये फाइनल पॉइंट है, हमें यही चाहिए। अब देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम आर कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे अपना थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें इन ट्राइंगल क्यू पी आर, अगर हम कहें साइन 60 डिग्री, ठीक है एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, साइन 60 डिग्री, आपको पता है साइन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कहीं ना कहीं हमारे पास गिवन है क्यू आर एंड हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है पी क्यू। राइट, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये आती है √3/2। ठीक है, क्यू आर की बात करें तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पी क्यू की बात करें तो ये हमारे पास ये गिवन है 3 किलोमीटर, तो हम इसकी जगह 3 लिख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हमारे पास कहीं ना कहीं क्यू आर की वैल्यू निकल के आ गई है 3√3/2। ठीक है, तो देखिए हमें कहीं ना कहीं क्यू पॉइंट की वैल्यू पता चल गई है, क्यू आर की वैल्यू निकल के आ गई है हमारे पास 3√3/2। ठीक है, ओके, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक चीज तो क्लियर है कि इसका जो वाई कॉम्पोनेंट होगा वो हो जाएगा 3√3/2। एक्स कॉम्पोनेंट के बारे में अभी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए हम यूज करेंगे दूसरे ट्राइंगल का। ठीक है, अब देखिए यूजिंग द सेम ट्राइंगल, ठीक है अलग नहीं, दूसरे से इसी ट्राइंगल को अगर हम यूज करें और यहाँ पे अगर हम cos थीटा का यूज कर लें। ठीक है, साइन का थीटा, साइन थीटा का हमने यूज करा था, cos थीटा का यूज करें तो cos 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, cos 60 हमारे पास होता है हाफ एंड बेस का मतलब हो गया पी आर। ठीक है, पी आर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की बात करें तो अभी हमने देखा था कि इसका हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी थी, 3 किलोमीटर, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो पी आर यहाँ पे निकल के आ चुका है 3/2। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे पास गिवन है 3/2 एंड ये ओवरऑल डिस्टेंस था 4 किलोमीटर। यानी कि ये जो रिमेनिंग वाला होगा, यानी कि ओ आर जो होगा, ओ आर की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम कह सकते हैं हो जाएगा 4 - 3/2। ठीक है, 4 - 3/2 आप करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा 5/2। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5/2 है एंड इसकी हेल्प से हमारे पास ये कहीं ना कहीं 5/2 हो जाएगा, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, अब वंस वी गेट द फाइनल कोऑर्डिनेट, ठीक है,
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमें कहीं ना कहीं चाहिए था ओ क्यू वैक्टर। ओ क्यू वैक्टर का मीनिंग क्या होता है, क्यू वैक्टर माइनस ओ वैक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल वाली अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है 5/2 3√3/2 माइनस 0,0। ठीक है, तो अगर हम इसको वेक्टर की टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको कर सकते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 5/2 i कैप माइनस 3√3/2 j कैप। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको किसी चीज में कोई एरर नहीं आया होगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये माइनस में आएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव साइड था ना यहाँ पे, तो ये माइनस में आ जाएगा, इसकी वजह से हमारा जो आंसर होगा कहीं ना कहीं वो ओवरऑल ये माइनस में, ये प्लस में ऐसे आएगा। ठीक है, आई होप आपको इजी लगा होगा। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर थोड़ा सा इशू हो, आप इसको आराम से एक दो बार देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड स्टिल अगर आप उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने में पसंद करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन इट इज ट्रू दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, हमसे पूछा जाएगा कि अगर ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर के बराबर है तो क्या ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम अपने मन से कोई भी वेक्टर को अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी वी वेक्टर है, वी वेक्टर को हमने कह दिया आई कैप जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ऐसे रैंडम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। सी वेक्टर को हमने अपने मन से मान लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इट्स ऑल अप टू अस, हम कौन से यहाँ पे वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, हमें ए क्या है, इन दोनों वेक्टर का सम, यानी कि ए को हम बोल सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो आप एडिशन करना, तो आपको अब आई क्या होगा, आपने इतना तो आराम से सीख लिया होगा पूरा चैप्टर करते करते। ठीक है, अब हम यहाँ पे ए वेक्टर प्लस मतलब मोड की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मोड ए निकालेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 एंड 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ये हमारे पास आ रहा है ओवरऑल √50। ठीक है, मोड बी भी निकाल लेते हैं, तो मोड बी हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √3। एंड सी वेक्टर को निकाल लेते हैं, सी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास आ रही है √29। अब आपने एक बार कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं, तो मोड ए शुड बी इक्वल टू मोड बी प्लस मोड सी। ठीक है, तो मोड ए की वैल्यू गिवन थी √50, ये हमारे पास √3 गिवन है, एंड ये हमारे पास √29 गिवन है। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये कहीं ना कहीं गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमसे कहा गया है कि हमें एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस वेक्टर को पहले हम लिख लेते हैं, एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर हम एक्स को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। और हमसे कहा गया है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो एक के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब मोड आर हमारे पास क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3x² इक्वल टू 1। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 3x² इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर हो गया 1/3, एंड एक्स की वैल्यू समाहो आ गई है +(1/√3). ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, काफी इजी था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो हमसे कहा गया है हमें एक ऐसे वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, एंड दैट वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी यहाँ पे 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 2 + 1 3, 3 - 2 1 एंड -1 + 1 0। ठीक है, ओके, अब इस काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 एंड 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये हमारे पास आ रहा है √10। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल ले, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया ऐसा वेक्टर जिसकी यूनिट 1 होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप अपॉन √10। आई होप आपको ये पता होगा कि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, जो भी वेक्टर है वो अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक बार आगे। तो
हमारे पास अब ऐसा वेक्टर आ चुका है जिसका जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड 5 चाहिए था। एक काम करते हैं, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 टाइम्स 3 i कैप प्लस 0 k कैप अपॉन √10। ठीक है, तो हम इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 15 √10, सॉरी 15 अपॉन √10 प्लस 5 j कैप अपॉन √10। ठीक है, ये आई कैप यहाँ पे भी आएगा, प्लस ये तो 0 k कैप ही आना है। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर ले तो रैशनलाइजेशन करने पे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3 √10/2 i कैप प्लस √10/2 j कैप। आई होप आपको रैशनलाइजेशन में कोई इशू नहीं होगा। स्टिल आपको कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम आने पे आप अपने पास ना रखें वो प्रॉब्लम, एंड कहीं ना कहीं आप मुझे बताएं। ठीक है, क्योंकि आप मुझे बताएंगे तो मैं भी अपने साइड से और बेटर कर पाऊंगा, एंड साथ में आपकी भी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस के कैप, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2 a कैप 2 a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 c वेक्टर। ओके, तो हमें ये वाला वेक्टर का कहीं ना कहीं एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर से पैरेलल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वेक्टर को एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो 2 टाइम्स a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स c वेक्टर। तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस बी वेक्टर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप प्लस 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस के कैप, राइट। तो हमने यहाँ पे पूरा खोल के लिख दिया ये सारा अच्छे से। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप माइनस 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 k कैप प्लस 3 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आर वेक्टर निकल के आ चुका है। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें एक यूनिट वेक्टर की निकालना था ना जो इसके पैरेलल हो, तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, जो भी वेक्टर लिखा हुआ है वो अपॉन में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अगेन 3 का स्क्वायर यानी कि 9, एंड 4 का स्क्वायर यानी कि सॉरी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास आ गया 3/√22 i कैप माइनस 3/√22 j कैप प्लस 2/√22 k कैप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अच्छे से ये सारा लिख लिया है। अभी ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, एंड साथ में कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन में हमने सेम कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। ठीक है, तो हमें पहले प्रूव करना होगा कि ए बी एंड सी ये जो है ये आपस में कोलिनियर है। ठीक है, तो एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट को हम बना देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ए पॉइंट गिवन था 1 -2 एंड 8, सॉरी -8। बी पॉइंट हमारे पास गिवन है 5, 0, -2, एंड सी पॉइंट हमारे पास गिवन है 11, 3, 7। ठीक है, तो ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर वेक्टर की पहचान क्या होती है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मल्टीपल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड सबसे पहले हम इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको ए बी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल वाली अप्रोच से निकाल सकते हैं। 5 - 1 यानी कि 4 i कैप, 0 - -2 यानी कि ये 2 हो जाएगा 2 j कैप प्लस -2 -8। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 k कैप। सिमिलर वे से हम बीसी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो बीसी वेक्टर कितना आएगा 11 - 1। ठीक है, सॉरी बीसी वेक्टर ना 11 - 5 होगा, तो यहाँ पे 6 i कैप। सिमिलर वे में 3 - 0 करेंगे तो ये 3 j कैप आ जाएगा, एंड ये हमारे लास्ट वाला हमारे पास आ जाएगा 9 k कैप। ठीक है, अब कोलिनियर वेक्टर्स की एक पहचान होती है कि इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मल्टीपल्स में होते हैं, यानी कि A1/A2 अगर हम करेंगे, यानी कि आई कैप वाले को कह रहे हैं हम। ठीक है, A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू C1/C2। तो एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 4/6 शुड बी इक्वल टू 2/3 एंड 6/9। तो हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, तो ये भी 2/3 आ रहा है एंड ये भी 2/3 आ रहा है। हेंस ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, हेंस ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर।
ईच अदर। ओके। अब काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या हम इसमें वो जो ट्रायंगल वाला हमने सीखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो भी तो कोलिनियर रहता था। बिल्कुल आप उस अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसका बी पार्ट करते हैं कि कौन से रेशियो में बी डिवाइड करता है ए एंड सी को। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है। चलिए, अब बी पार्ट कर रहे हैं, हमें रेशियो यहाँ पे चेक करना है। ठीक है। तो रेशियो चेक करने के लिए हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसने एम इंटू एन में डिवाइड करा होगा। ठीक है। एम इंटू एन में डिवाइड करा होगा। तो आपको पता है कि ये जो बी पॉइंट होता है, ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं ये बना होता है जब हम इन वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं आपस में। ठीक है। एम को सी से, एन को ए से। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम शुड बी मल्टीप्लाई टू 11 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, राइट। ओके। प्लस एन मल्टीप्लाई होगा आई कैप -2j कैप -8k कैप। ठीक है। एंड अपॉन में आपको पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सम आता है इन दोनों नंबर्स का जो जो रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो बी वेक्टर भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 5 i कैप प्लस 0k कैप -2, सॉरी आई जे के होता है ना, तो 0 j कैप होगा एंड -2k कैप होगा, राइट। ओके। अब देखिए, हमने एक बार इसको लिख लिया तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो यहीं पे, ये तो यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है। 2k कैप इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 11 mi कैप प्लस 3 m j कैप प्लस 7 m k कैप, राइट। प्लस ni कैप -2 n j कैप -8 n k कैप, राइट। ओके। एंड इसके अपॉन में हमारे पास यहाँ पे m प्लस एन अभी भी गिवन है। ठीक है। अगर हम आई वाले टर्म्स को एक तरफ कर दें तो हम बोल सकते हैं 11m प्लस एन इस पूरे का होल i कैप अपॉन में m प्लस एन। ठीक है। हम सेपरेट करके लिख रहे हैं तीनों वैल्यूज को, प्लस 3m -2n अपॉन में m प्लस एन j कैप प्लस 7m -8n अपॉन में m प्लस एन k कैप। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। अब देखिए, अब बोथ साइड हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बन चुका है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी कर दिया है। अब देखिए, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आई कैप वाला शुड बी इक्वल टू आई कैप, जे कैप वाला जे कैप एंड के कैप वाला के कैप के आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, आप किसी का भी उठा के कंपैरिजन कर सकते हैं, सबसे सेम आंसर ही आना है। ठीक है। तो मान लेते हैं ऑन कंपेयरिंग कॉम्पोनेंट ऑफ जे कैप। ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ जे कैप, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 शुड बी इक्वल टू 3m -2n अपॉन में m प्लस एन। अब मैंने इसी कंपोनेंट को क्यों लिया, क्योंकि ये 0 है तो 0 से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। m प्लस एन उधर जाएंगे तो 0 ही हो जाएंगे, 3m -2n। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2n शुड बी इक्वल टू 3m। एंड अगर यहाँ पे हमें रेशियो निकालना हो, यानी कि m अपॉन n निकालना हो, तो हम इसको कह सकते हैं ये हो जाएगा 2/3। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो रेशियो होगा m/n का, ये हमारे पास आ रहा है 2:3। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। Ninth question. Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vector are 2a vector plus b vector and a vector minus 3b vector externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. तो काफी बड़ा क्वेश्चन हैगा, बड़ा क्वेश्चन इन द सेंस लेंथी हैगा। ठीक है। बाकी हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास R हो गया एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके बीच में क्यू है। ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों, देखिए पी एन क्यू हमें ऑलरेडी कहा गया था, और कहा गया था ये जो आर है इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इसलिए हमने इसको बाहर बनाया है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है। तो 2a वेक्टर बी वेक्टर हमारे पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है एंड कहीं ना कहीं, सॉरी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, वेक्टर गिवन है। एंड क्यू के लिए हमारे पास गिवन है ए वेक्टर -3b वेक्टर। ठीक है। हमें यहाँ पे रेशियो भी मेंशन है, ये हमारे पास गिवन है 1:2 का, यानी कि m और n की वैल्यू 1 और 2 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है। अब आर वेक्टर हमें चाहिए। ठीक है। तो आर वेक्टर निकालना है। अब आपको पता है कि एक्सटर्नल वाला सेक्शन फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, क्रॉस तो इसमें भी होता है। ठीक है। एम वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, एन वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, बस एक ही अंतर आता है दोनों में। उस मतलब इंटरनली जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था एंड इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करेंगे उनमें अंतर यही है, उसमें बीच में प्लस का साइन होता था। ठीक है। मतलब एम इंटू जो भी वेक्टर लिखा हुआ है वो, एन इंटू जो भी वेक्टर लिखा हुआ है वो, एंड अपॉन में एम प्लस एन ऐसे होता था ना। यहाँ पे बस ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है। चलिए एक बार इसको लिख के करते हैं, आपको तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है।
तो देखिए m इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर से, माइनस अब ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। अपॉन में यहाँ पे 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर हमारे पास निकल के आ रहा है ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर माइनस 4 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, राइट। एंड अपॉन में -1 तो है ही, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर, ठीक है। हमने माइनस के साइन को भी कंसिडर कर लिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के क्या आ रहा है, 3 ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर, ठीक है। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें प्रूव करना है कि पी मिड पॉइंट है आर एंड क्यू का, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम एक बार नई फिगर बना लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो हमसे इस बार कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो पी है वो मिड पॉइंट है आर एंड क्यू का, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर एंड क्यू को सेपरेट बना लेते हैं, पी को बीच में रखते हैं, ठीक है। पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर, एंड आर वेक्टर अभी हमने कैलकुलेट करा था 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर, राइट। हमें यहाँ पे रेशियो चेक करना है, रेशियो चेक करना होगा कभी भी आपको तो आप k:1 लेकर ले लीजिए क्या, इससे आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पी वेक्टर चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे हम, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो जो रेशियो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 1:1 आना चाहिए, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि के की वैल्यू शुड ऑलवेज बी कम टू 1, सो दैट द पी पॉइंट वुड बी मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे एक बार करते हैं, तो के टाइम्स हो जाएगा ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर, ठीक है, प्लस 1 टाइम हो जाएगा 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे हमारे पास k+1 रहेगा। अब पी वेक्टर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर इंटू में k+1, ठीक है। तो k+1 उधर जाएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए, या फिर इवन आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा k a वेक्टर माइनस 3 k बी वेक्टर प्लस 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर अपॉन में k+1, राइट। तो अब हम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर की टर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया, पहले हम लिख लेते हैं। अगर ए वेक्टर की टर्म में लिखेंगे तो नीचे तो k+1 आना ही है, एंड ऊपर हमारे पास आ जाएगा k+3, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे एच निकल के आएगी। सिमिलर वे में हम बी वेक्टर के लिए जो लिखेंगे हो जाएगा 3k+5 अपॉन में k+1, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो गिवन ही था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बहुत साइड वेक्टर बन चुका है, तो हम यहाँ पे अगेन कंपेरिजन कर सकते हैं, राइट। ओके, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि k+3 अपॉन k+1 शुड बी इक्वल टू 2, ठीक है। एंड इसकी हेल्प से कहीं ना कहीं आंसर निकाल सकते हैं, तो k+3 इक्वल टू 2k+2, ठीक है। एंड k की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ रही है 1, ठीक है। तो इससे प्रूव हो चुका है कि ये जो p है कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है आर क्यू सेगमेंट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप उसको जाके भी चेकआउट कर पाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं मतलब। ठीक है, तो एक बार करते हैं। सॉरी। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 2 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 5 k कैप एंड आई कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो हमें से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो दो वेक्टर हमारे पास गिवन है ये कहीं ना कहीं एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेलल के, पैरेललोग्राम के, एंड हमें यहाँ पे डायगोनल बताना है, डायगोनल बताना भी है, इसके यूनिट वेक्टर भी निकालना है, ठीक है। ओके, तो एक बार इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया, राइट। ओके, एंड थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा गला भी थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए बीच में थोड़े वीडियो भी डिले हो गए थे, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपको आवाज वगैरह में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। चलिए, हम मेन पॉइंट्स का नाम देते हैं A B C and D, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोनों जो एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी कि ये वाली साइड को हम कहते थे 2 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, एंड ये जो दूसरी वाली साइड है ये हमारे पास गिवन है i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, राइट। अब देखिए हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वेक्टर बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हमें डायगनली चाहिए, तो हम इसको निकालना है, हमें एसी वेक्टर चाहिए, ठीक है। अब एसी वेक्टर कैसे आया होगा, तो एसी वेक्टर के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं
कि ए सी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लूप रूल। ठीक है, देखिए हम ऐसे लगा सकते हैं ना, लूप रूल आप यूज करेंगे तो ये वाली चीज बन के आएगी। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पे ए सी वेक्टर चाहिए, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर यानी कि इन दोनों वेक्टर को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो गया आई कैप में। ठीक है, -6 जे कैप हो जाएगा ये, एंड ये 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, -3 + 5 2 बन जाएगा। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो ए सी वेक्टर का हमारे क्या कैप चाहिए होगा, तो 3 i कैप -6 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में अंडर रूट इन सबके स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास ये बनकर आएगा 3/7 i कैप -6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ठीक है, अब हमें साथ में इसका एरिया भी चाहिए होगा। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि अगर हम ए क्रॉस बी कर दें, ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने पहले वाले मतलब पहले वाले एक्सरसाइजेस में कई बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, हमें ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। आप ए क्रॉस बी करना आपको आना चाहिए एंड आता ही होगा। ठीक है, हम ऐसे मैट्रिक्स का यूज करते हैं, i कैप, j कैप, k कैप। अब यहाँ पे हम वेक्टर्स की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 -2 -3 2 -4 एंड 5। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके पहले आपने लिख लिया होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अभी थोड़ा सा बैक करके जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो i कैप -10 -12 हो जाएगा, -j कैप 5 + 6, ठीक है, प्लस k कैप -4 + 4। ठीक है, तो मैट्रिक्स सॉल्विंग मैंने आपको सिखाई हुई है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई कैप आप लेंगे तो आई कैप के ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आप इसको गायब कर देंगे एंड देन आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को -2 से करेंगे तो -10 आ जाएगा, फिर बीच में -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एज इट इज। ठीक है, आई होप आपको ये आता होगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा भी जोर नहीं दे रहा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई इशू है तो आप बोल सकते हैं मुझे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i कैप -22 -j कैप, ये हमारे पास हो जाएगा 5 6 यानी कि 11, प्लस ये तो हमारे पास 0 k कैप हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है -22 i कैप -11 j कैप। राइट, अब देखिए हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। राइट, ठीक है, तो हम इसको एक बार यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर हमें पता है कि 484 होता है एंड 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 605, जिसको कहीं ना कहीं हम ऐसे लिख सकते हैं 11 × 11 × 5। ठीक है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये हमारे पास आ गया 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यूनिट जरूर लिखिएगा। चलिए, तो इसके साथ ही हमने अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ ही 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपको मजा आया होगा इस एक्सरसाइज को करने में। एंड अभी जो इसके बाद के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो आप जाके इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर यू फ्यूचर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।